हम लोग अवतल दर्पण के से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है और आकार क्या होता है, उसके विषय में अध्ययन किए हुए थे। तो आज उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति के विषय में समझा जाए। तल दर्पण के से बने प्रतिबिंब के विषय में अध्ययन करें। और अगर वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अगर अनंत पर होती है तो जैसे आप जानते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें क्या होगी, समानांतर आएगी, दर्पण से टकराएगी। तो मैं पीछे समझाया था कि जिधर झुकाव होता है उधर किरणें मुड़ती है, तो इसमें बाहर की तरफ चली जाएगी क्योंकि इधर झुकाव अधिक है, ये भी किरणें आएगी तो बाहर की चली जाएगी। अगर अतः ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये पीछे बढ़ाने पर फोकस पर मिलेगी, किरण जहाँ काटती वहीं प्रतिबिंब बनता है, आगे पीछे इधर तो काटेगी नहीं, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण से। तो अगर वस्तु अनंत पर रहेगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो कहाँ रही वस्तु? अनंत पर रही, प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर बना। ये प्रतिबिंब आपका आभासी होगा, सीधा होगा और आकृति क्या होगी? बहुत छोटा होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक ना? तो वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। आभासी सीधा हुआ, बहुत छोटा और दर्पण के पीछे बन रहा है। इस प्रकार आभासी छोटा बिंदुवत साइज का आपका ये प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी स्थिति, अगर वस्तु अनंत और आपका फोकस के बीच या ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी जाएगी तो उस स्थिति में जो समानांतर किरण होगी वो टकरा करके ऐसी फैलेगी। और एक वक्रता केंद्र से अगर किरण को भी चल रहे हैं, वक्रता केंद्र को जाने वाली, तो दोनों किरणें आपको काट रही है, तो जहाँ काटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु आपको अनंत से और दर्पण के बीच में कहीं भी रखी जाएगी, इस स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा सदैव उसके फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और किरणें ऐसे ही जा रही है इसलिए हमेशा छोटा भी बनेगा। अतः अगर वस्तु अनंत और आपका दर्पण के ध्रुव के बीच में हो तो कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा ही बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। तो ये आपकी विशेषता रही। तो उत्तल दर्पण में आपने देखा कि हमेशा आभासी, सीधा और बस से छोटा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात इसका आवर्धन अगर देखेंगे तो सदैव एक से कम ही होगा। प्रतिबिंब की आकृति वस्तु की आकृति से छोटा हुई होती है। अब इस प्रकार हम लोग दर्पण के उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बने प्रकृति के विषय में, प्रतिबिंब की प्रकृति, उसकी स्थिति के विषय में समीक्षा कर लिए। अब इनका उपयोग देखा जाए तो जैसे आप पीछे देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो होता है आभासी, सीधा, उतनी ही आकृति का, जितनी आकृति की वस्तु होती है उसकी आकृति उसी के बराबर ही होती है, उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है। लेकिन अवतल दर्पण में तो ऐसा नहीं होता है, उत्तल दर्पण में भी अंतर है। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग के विषय में समझा जाए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग तो आपको, जैसे आप जानते हैं कि अवतल दर्पण से जब किरणें टकराएगी तो वो कहीं फोकस होती है, केंद्रित होती है, इसलिए इसका उपयोग आपको सर्च लाइट में दूर तक फोकस करके किसी वस्तु की पहचान के लिए सर्च लाइट में इसका उपयोग होता है। जो टार्च के बल्ब में, जो आपको टार्च में जो आगे लगा रहता है दर्पण, वो कैसा होता है? अवतल दर्पण ही होता है, जो उसका कर्व पर्सन होता है जो अवतल दर्पण की बात कार्य करता है। तो टार्च में, दूसरा आपको सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद आपको गाड़ी, वाहन के जो हेडलाइट देखते हैं कि ऊपर से कुछ हिस्सा कलर रहता है,
ऐसा क्यों होता है? ताकि वो अवतल दर्पण के रूप में परिणित हो जाए और अवतल दर्पण समानांतर किरण पुंज निकलेगी, वो फोकस होगी तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आपने टार्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद आप जानते हैं कि अवतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, आभासी सीधा भी बन जाता है। कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाती है। इसका उपयोग करके मनुष्य अपने चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखता है। अतः इस स्थिति में दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण जिसमें बड़ा चेहरा देखना हो तो आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में भी किसका उपयोग होगा? अवतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण से भी हो जाता है, लेकिन अवतल दर्पण से स्पष्ट रूप से आपका चित्र प्राप्त होगा। तो सैलून में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको दंत चिकित्सक या नाक, कान इत्यादि के आंतरिक भागों को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ताकि उसके सूक्ष्म भागों का बड़ा स्पष्ट रूप से चित्र प्राप्त हो। तो उस स्थिति में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको सौर भट्ठी, यानी कहने का मतलब कि सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको एक जगह फोकस करके अवतल दर्पण, आपको सूर्य के कई आपको जानते हैं तो फोकस करेगी तो फोकस पर ताप बढ़ जाता है और उसका उपयोग सौर भट्ठी के रूप में, यानी उसका उपयोग किया जाता है। मैंने आप फ्रांस में सुने होंगे कि बहुत दर्पणों को लगा करके और उनके माध्यम से आपको ताप भट्ठी का निर्माण किया गया है और जिससे धातुओं को पिघलाया जाता है। इस प्रकार सौर भट्ठी के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करके उच्च ताप उत्पन्न करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो और प्रकाश को अगर दूर दूर फैलाना होगा समानांतर किरण पुंज में तो भी क्या होगा? वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग के विषय में समझें कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से जो वाहन होते हैं, ड्राइवर के सीट के बगल में जो दर्पण होता है, जिससे वो पीछे के क्षेत्र को देखता है, विस्तृत क्षेत्र को, वहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण जानती है बीच में उभरा रहता है और इसलिए उसका क्षेत्र माने विस्तृत क्षेत्र को प्रतिबिंब उसमें प्राप्त होती है। यानी बहुत उसका फील्ड ऑफ व्यू क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है, बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब उसमें प्राप्त हो जाता है बीच के उभरा होने कारण से। और इसलिए वह स्पष्ट रूप से पीछे के कई वाहनों का चित्र स्पष्ट रूप से प्राप्त करके उनके दूरी का आकलन करके स्वतंत्र रूप से उनको पास भी दे सकता है। इस प्रकार वाहन को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए आपको साइड में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? उत्तल दर्पण उपयोग होता है। और जानते हैं कि किरणों को ये फैलाता भी है, इसलिए प्रकाश को स्ट्रीट लैंपों में प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने में भी और आपका उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो दो ये विशेषता होती है, एक वाहन के ड्राइवर के बगल में आपको विस्तृत क्षेत्र देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है और एक प्रकाश को स्ट्रीट लैंपों में प्रकाश को फैलाने में भी दूर दूर तक विकिरित करने में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये रहा आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। एक समीक्षा अगर देखा जाए कि 3 दर्पण हैं, तो आपको अगर किसी वस्तु का स्पष्ट रूप से पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो कौन सा दर्पण उपयोग करेंगे जो समांतर रूप से? तो आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वह स्पष्ट रूप से वो पूरा उसके पूरे भाग का प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसका एक उदाहरण है कि ताजमहल अगर आप देखने गए हों, न हो तो भविष्य में जाइए, वो विश्व का धरोहर है। तो वहाँ क्या देखेंगे कि उसके दीवार में आपका उत्तल दर्पण लगा हुआ है और वो पूरे ताजमहल के प्रतिबिंब उसमें देख पाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि समतल दर्पण में दर्पण की उस वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, तब वो पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो पूरे ताजमहल के प्रतिबिंब को उस दर्पण में भी देख करके उसकी छटा का अनुभव प्राप्त होता है। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण से आपको बड़े वस्तु की भी आकृति उसमें बनाई जाती है। तो ये रहा आपका दर्पण का उपयोग और उसके विषय में हमें उम्मीद है कि आप समझ गए, याद भी रखेंगे इसको। अब आगे हम लोग
यह देखेंगे कि दर्पण से के सूत्र, जो दर्पण के लिए प्रॉब्लम हल करने के लिए जो सूत्र यूज किया जाता है कि अगर वस्तु को दर्पण से u दूरी पर रखा जाए, उसका प्रतिबिंब दर्पण से v दूरी पर बने और उसकी फोकस दूरी f हो, जिसके आगे कक्षा में, तो उसमें संबंध होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। यही आपका संबंध है। अब इस संबंध में किस दर्पण के लिए u का मान धनात्मक, कब आपका कौन सी इसमें राशि धनात्मक रखेंगे, क्या ऋणात्मक रखेंगे, इस पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे।